सतनाम जोहार सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का स्वागत है बहुत बहुत। मैं हूँ जगदीश इस्लामी। आज के हमारे खास एपिसोड पर हमारे साथ जो बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब मानवता चैनल पे। आज की परिचर्चा पर आज का जो हमारा खास विषय है वो विषय है छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में सतनामी समाज के योगदान पर आज की परिचर्चा है। और छत्तीसगढ़ में कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सतनामी समाज से हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो आज के ऐतिहासिक परिचर्चा पर आ, हम वार्ता मानवता चैनल के फेसबुक लाइव पेज पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं आर एस सोमवानी साहब। मैं चाहूंगा कि एक लेखक हैं और आज के बारे में बहुत लंबे समय से उन्होंने कई किताबें भी लिखी है और हमारे समाज में रत्न के रूप में भी डॉक्टर सोमवानी साहब को जाना जाता है। सामाजिक रत्न के रूप में उन्हें संबोधित करते हैं। तो आज की इस परिचर्चा पर मैं चाहूंगा कि जो छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे और भारत के इस स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ के लोगों की जो भूमिका रही है, इस पर काफी विस्तार से आपके पास जानकारी है और आप अपने थीसिस में भी इसका जानकारी रखे हुए हैं आपके पास। तो मैं चाहूंगा कि इस विषय पर थोड़ी विस्तार से अ, आज की परिचर्चा पर अपनी महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखेंगे सोमानी साहब। सत्ता। जी। सतना वाई साहब मानवता चैनल के आयोजक है, संचालक है, श्रोतागण है, सहभागीगण है। इन सबको मैं जय सतनाम कहता हूँ और सबका अभिवादन करता हूँ। ऐसे आज का जो विषय है बहुत ही रोचक विषय है और ये खास करके समाज के हर व्यक्ति को जानने की बात है, क्योंकि हम अपने समाज के इतिहास को नहीं जानेंगे, अपने समाज के लोगों के जो कार्य है उनका हम जानकारी नहीं रखेंगे तो ये हमारे लिए ज्यादा नहीं तो कम से कम दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है। जी। आज आज छत्तीसगढ़ के समाज के लोगों को कहा जाए या गैर समाज के लोगों को कहा जाए, यदि हम पूछे उनसे कि आजादी के आंदोलन में सतनाम पंथ के लोगों का, सतनामी लोगों का क्या भूमिका रही है, क्या योगदान रहा है, क्या कार्य किए हैं, तो वे लोग कुछ भी नहीं बता पाते हैं, कुछ भी जानकारी नहीं रखते हैं। इसलिए अपने समाज के जो योगदान है, चाहे सामाजिक योगदान है, चाहे राष्ट्रीय योगदान है, इसके बारे में जानकारी रखना जरूरी है। जब जानकारी रखेंगे, जब लोगों को पता चलेगा, तभी हमारे समाज के प्रति दूसरे समाज के लोगों के मन में आदर सम्मान का भाव जागृत होगा, एक सद्भावना जागृत होगी और इस समाज के प्रति लोगों का नजरिया बदलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो जी। जब समाज तो मैं आज के इस कम समय में कुछ बातें जो है रखने की कोशिश करूंगा। हालांकि आज के इस समय में जो कम समय बचा है, इस समय में जो है पर्याप्त बात नहीं हो पाएगी, फिर भी कोशिश करूंगा जो भी समय है उस समय में अधिक से अधिक बात करने की या बताने की या रखने की कोशिश करूंगा। जैसे आप सबको सर्वविदित है कि छत्तीसगढ़ की पावन भूमि जो है आर्य अनार्य संस्कृति की संगम स्थली रही है और यहाँ की माटी, छत्तीसगढ़ की माटी जो है अनेक भारतीय धर्म हो या पंथ हो, ये सब को जो है बढ़ने और पनपने का मौका दिया है। इतना ही नहीं, सुदूर देशों से आए हुए अनेक धर्मों को, अनेक संस्कृतियों को बढ़ने का, पनपने का
जो है पर्याप्त अवसर दिया है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की भूमि में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में बेहतर जीवन यापन करने की तलाश में आए अनेक लोगों को पनाह और प्यार दिया है। इसलिए छत्तीसगढ़ को शांति की भूमि और सद्भावना की भूमि, समरसता की भूमि कहा गया है, या यह उपमा या विशेषता यहाँ की भूमि में लगी हुई है। सर्वधर्म आ, आ, ए, सर्वधर्म कहता हूँ, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना रखते हुए यहाँ के लोग, यहाँ के निवासी जो है अपने तीज त्योहार, व्रत उपासना इत्यादि को बड़ी आजादी के साथ, बड़ी स्वतंत्रता के साथ मनाते आए हैं। और साथ ही साथ क्या है, सर्वधर्म समभाव की अवधारणा को रखते हुए मंदिर, मस्जिद में, गिरजाघर में, पीर मोहम्मद के मजार में सिर झुकाते हुए, अपने अपने जीविकोपार्जन करते हुए, अपने अपने अगाध आस्था और विश्वास को, धार्मिक आस्था को पूरा करते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। अब सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन में या छत्तीसगढ़ स्तर के स्वतंत्रता आंदोलन में सतनाम पंथ का क्या भूमिका रही है, क्या योगदान रहा है, इस पर मुझे चर्चा करनी है। मैं थोड़ा सा इस विषय को शुरुआत करने के पहले पूर्व इतिहास को थोड़ा सा मैं कुछ शब्दों में बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन के पूर्व या इसके पहले जो है मराठा शासन के पूर्व इस प्रदेश में अनेक राजवंशों ने राज्य किया है और अपने अपनी सभ्यता की मीनारें स्थापित की है। लेकिन छत्तीसगढ़ का जो क्रमबद्ध इतिहास और राजनीति की शुरुआत जो होती है वो कलचुगियों के शासनकाल से होती है। कलचुगियों का शासनकाल, इसी को है वंशी शासन भी कहा जाता है। इस प्रदेश में पहले है वंशी राजाओं का राज्य था, जिसे कलचुगियों का राज्य कहा जाता है। और ये माना गया है कि कलचुगियों के शासनकाल में यहाँ के निवासी स्वर्णिम दिन देखे थे। मतलब क्या है, कलचुगियों का शासन का प्रजा हितैषी शासन काल था, प्रजा के कल्याणकारी शासन था, ऐसा माना गया है, जिसकी जानकारी इतिहास में मिलती है। कलचुगियों के शासन काल के पश्चात जो है छत्तीसगढ़ में मराठों का शासनकाल स्थापित हुआ। अब मराठों के सेनापति भास्कर पंत ने इस प्रदेश में, इस क्षेत्र में आक्रमण किया और रतनपुर के जो राजा है रघुनाथ सिंह, वो उसको परास्त करके उनके राज्य में लूटपाट किया और वहां पर अपना प्रतिनिधि शासक नियुक्त करके वापस चला गया। इसकी एक और शाखा निकली थी कलचुगियों को, की एक शाखा जिसका नाम है लहुरी शाखा, और इस शाखा के शासक का नाम था अमर सिंह। और इन्होंने खल्लारी को, रायपुर के पास खल्लारी को अपना नगर बसाया था। तो इस तरह है वंशियों का शासन का की दो शाखा थी, एक रतनपुर शाखा और दूसरी जो है खल्लारी शाखा। दोनों शाखा के लोगों ने जो है मराठों का सामना नहीं कर पाए, प्रतिरोध नहीं कर पाए, और अंत में क्या है, मराठों के सामने नतमस्तक होकर अपने कलचुगी राज्य को उनके हवाले कर दिए। आगे चलकर क्या है, आगे चलकर जो है मराठों की जो 4 शाखाएं थी, मराठों ने अपना मराठा राज्य का विभाजन किया, बंटवारा किया। तो 4 शाखाएं थी मराठों की। एक शाखा का नाम होलकर शाखा, एक शाखा का नाम गायकवाड़ शाखा, एक शाखा का नाम
सिंधिया शाखा, और एक शाखा का नाम है भोसला शासक, भोसला वंश, और यह भोसला शासक कहते हैं। तो भोसलों ने मध्य प्रदेश सही छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का शासक हुआ करते थे, और भोसलों ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण करके छत्तीसगढ़ को अपने अधीन कर लिया। जब सीताबर्डी का युद्ध हुआ, सीताबर्डी के युद्ध में अप्पा साहब पराजित हुआ, और अप्पा साहब ने पराजित होने के पश्चात वह भाग गया और अंग्रेजों के सामने वे हार गए। आगे चलकर जो है अब अंग्रेजों ने मतलब लॉर्ड डर्बन ने अपने उत्तराधिकार का नियम का वो लागू करते हुए फिर मराठों के राज्य में, भोसला शासक के राज्यों में अपना अंग्रेजी अधिकारी स्थापित किया। और जब मराठों के जिलेदार गोपाल राव जो छत्तीसगढ़ में राज्य करते थे प्रतिनिधि के रूप में, उन्होंने अंग्रेजों के सामने अंग्रेजों के हाथों अपना मराठा राज्य को सौंप दिया और सौंप कर छोड़ दिया, और इस तरह छत्तीसगढ़ में मराठों का शासन का समापन हुआ और छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी राज्य का उदय हुआ, अंग्रेजों का शासन का सूत्रपात हुआ। तो 1830 से लेकर 1854 तक जो छत्तीसगढ़ है, मराठा नियंत्रण छत्तीसगढ़ रहा। 1854 के पश्चात जब मराठों का पूरा अंत हो गया या उनका शासन का समापन हो गया, तो 1854 से जो है छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश साम्राज्य राज्य का उदय हुआ, अर्थात छत्तीसगढ़ भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन चला गया। और ब्रिटिश समाज के अधीन चला गया तो मिस्टर एगन्नू जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम जो है सुप्रिंटेंडेंट बना, नियुक्त हुआ। सुप्रिंटेंडेंट का मतलब अधीक्षक बना, और ब्रिटिश सुप्रिंटेंडेंट बना तो मिस्टर एगन्नू ने जो है रतनपुर राजधानी के स्थान पर रायपुर को राजधानी बनाया, और राजधानी बनाने के पश्चात उन्होंने अनेक प्रशासनिक दृष्टिकोण से फेरबदल किया, परिवर्तन किया, और परिवर्तन करते हुए छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन जो है संचालित होने लगा। और इस तरह से कहने का मतलब ये है कि मराठों के पतन के पश्चात छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों का शासन चालू हुआ या स्थापित हुआ, संचालित होने लगा। और मिस्टर एगन्नू ने अपने प्रशासनिक दृष्टिकोण से तरह तरह के कई प्रकार के प्रशासनिक फेरबदल किए और फेरबदल करके शासन करना शुरू हुआ। ये जो है छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन की स्थापना की बात है। अब हम शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ में जो है राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत और सतनामियों को योगदान। अब यहाँ पर ये सर्वविदित है, सर्वविदित ये है कि छत्तीसगढ़ में जो है नया सवेरा का उदय या नवा बिहान का उदय संत गुरु घासीदास जी के कार्यकाल से शुरू हुआ। नवा बिहान या नया सवेरा इसीलिए कहते हैं कि इसके पूर्व बाबा गुरु घासीदास के पूर्व छत्तीसगढ़ में जो है जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में अंधविश्वास, धर्म मान्यता, कर्मकांड और पाखंडवाद आदि तमाम प्रकार के जो है कुरीतियां फैली हुई थी, और कुरीतियां फैलने के कारण छत्तीसगढ़ का समाज जो अंधकार में डूबा हुआ था। हालांकि अंग्रेजों के आने के पश्चात छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी शासन का सूत्रपात होने के बाद उन्होंने भी आकलन किया, और आकलन करके यह पाया कि छत्तीसगढ़ जो है अंधकार में डूबा हुआ है। छत्तीसगढ़ में तमाम प्रकार के कर्मकांड, अंधविश्वास, जातिवाद, भेदभाव, कर्मकांड के कारण, पाखंडवाद के कारण छत्तीसगढ़ का समाज जो अंधकार में डूबा हुआ है। यहाँ जरा भी विकास के किरणों की शुरुआत नहीं हुई है। इस तरह से अंग्रेजों ने भी आकलन किया, और संत बाबा घासीदास जी ने, गुरु घासीदास जी ने भी, उन्होंने बचपन से ही
यहाँ के हर एक परिस्थिति को जाना था, परखा था, देखा था। उन्होंने, जैसे कि बता दूं कि जब छत्तीसगढ़ में मराठों का शासन था तो मराठे तो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया। छत्तीसगढ़ को उन्होंने एक उपनिवेश मात्र के रूप में रखा। उन्होंने इसीलिए मराठों के साथ एक उपमा जुड़ा हुआ है। मराठे और धन और धरती के लुटेरे थे। उन्होंने धन कमाना, लूटपाट करना, यही उनकी रवैया रही है। इसलिए छत्तीसगढ़ के विकास की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। जब अंग्रेजों का आगमन हुआ, यहाँ अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ, तो उन्होंने इस ओर विकास की ओर ध्यान देना शुरू किया। लेकिन इसके पहले छत्तीसगढ़ के जो इस तरह के जो पाखंडवादी व्यवस्था, अंधवादी व्यवस्था है, कर्मकांडी व्यवस्था है, इससे छुटकारा देने के लिए, इनसे निजात देने के लिए, इससे मुक्ति दिलाने के लिए सर्वप्रथम संत गुरु घासीदास बाबा ने शुरू किया। और उन्होंने, उनके प्रयासों से ही, उनके सुधार कार्यों से ही, उनके ही जो है एक सुधार के प्रयत्नों से ही छत्तीसगढ़ में नवा बिहान का शुरुआत हुआ। छत्तीसगढ़ में नया सवेरा शुरुआत हुई। और उन्होंने अपने तमाम प्रयासों से, तमाम प्रयासों क्या कहा जाए, मैं उसका, आप जानते हैं, सुनते हैं, लोग बाग जानते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में सुधार आंदोलन के रूप में उन्होंने जो है सतनाम आंदोलन सन 1820 से 1830 के मध्य चलाया था। और ये सतनाम आंदोलन बहुआयामी आंदोलन है। ये केवल सामाजिक क्रांति नहीं है, ये केवल धार्मिक क्रांति नहीं है, ये केवल सुधार के प्रयास नहीं है। ये सतनाम आंदोलन बहुआयामी आंदोलन है। ये सामंतवाद, राजतंत्र, एकाधिकारवाद, साम्राज्यवाद के खिलाफ आंदोलन है। और उन्होंने इसके बदले, उन्होंने बाबा गुरु घासीदास सतनाम आंदोलन में, इनका आंदोलन जनवादी आंदोलन था, जनतंत्रवादी आंदोलन था, सार्वभौमिक आंदोलन था। इसलिए इसकी मैं बहुत ही बारीकी से व्याख्या किया हूँ। बाबा जी का सतनाम आंदोलन जनोदय से लेकर सूर्योदय तक का आंदोलन था। इसको व्याख्या करने की जरूरत है। जनोदय, उन्होंने जनता के उदय के लिए, हर स्तर की जनता के उदय के लिए आंदोलन चलाया था, सतनाम आंदोलन। जैसे गांधी जी के सर्वोदय आंदोलन का था, जिसमें सबका उदय हो, ऐसा उनका नारा है, या उनका संदेश है, सिद्धांत है गांधी जी का। तो बाबा जी का जो सतनाम आंदोलन है वो जनोदय का आंदोलन था। हर स्तर के जनता का उदय हो, विकास हो, तरक्की हो, ये उनके सतनाम आंदोलन का आधार था, आशय था। तो कहने का मेरा अर्थ इसमें यह है, संत गुरु घासीदास बाबा ने जो सतनाम आंदोलन चलाया था वो एक प्रकार का जनवादी आंदोलन था, उदयवादी आंदोलन था। वो हर स्तर के जनता का उदय चाहता था। उदय से मतलब विकास चाहता था। जैसा कि गांधी जी ने सर्वोदय की बात को कहा था, उस बात को बाबा गुरु घासीदास ने अपने सतनाम आंदोलन में कह चुका था और प्रयास कर चुके थे। उन्होंने इस सतनाम आंदोलन को जनव्यापी बनाने के लिए उन्होंने रावटी चलाया था। उन्होंने बस्तर से लेकर कवर्धा तक उन्होंने 7 रावटी चलाए थे। और ये 7 रावटी में सतनाम का प्रचार तो किया था, साथ ही साथ सतनाम आंदोलन के तहत वो जो उनकी बुनियादी जो सिद्धांत है, बुनियादी जो विचार है, उसको उन्होंने प्रचारित किया था। इसलिए यह जो उनका सतनाम आंदोलन है, ये केवल सुधार आंदोलन नहीं है, केवल ये जो है धार्मिक सुधार नहीं, सामाजिक सुधार नहीं, बल्कि साम्राज्यवाद, एकाधिकारवाद और सामंतवाद के खिलाफ समझौतावादी आंदोलन था। और ये जो है जनवादी आंदोलन था। और इसलिए उन्होंने जनोदय की बात को आगे बढ़ाया था। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ, या मैं कहा हूँ कि भारत में, मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा,
यदि भारत में यदि पुनर्जागरण की शुरुआत किया है तो सर्वप्रथम संत गुरु घासीदास बाबा ने किया है। उन्होंने जमीनी स्तर में जुड़कर गांवों में जाकर अनपढ़ लोगों के बीच जाकर उन्होंने आजादी की बात को सुनाया था, आजाद स्वतंत्रता की बात को उन्होंने आगाह किया था और जनता को जोड़कर, अनपढ़ जनता को जोड़कर, अनपढ़ लोगों को जोड़कर क्या है, उन्होंने अपने सतनाम आंदोलन में जोड़कर उनमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना को संचारित किया था। इसलिए मैं यहाँ तक कहा हूँ कि राजा राम मोहन राय से पहले संत गुरु घासीदास जी ने छत्तीसगढ़ में नवजागरण की सूत्रपात करके इस अंचल के लोगों में स्वतंत्रता की भावना को, देशभक्ति भावना को जागृत किया था उन्होंने। और जागृत करके इस क्षेत्र में जो है लोगों को, राष्ट्रीय कांग्रेस की बात है, लोगों को संगठित किया था और देश प्रेम की भावना को उन्होंने उन लोगों में जागृत किया था। इस बाबा गुरु घासीदास जी ने तो 1820 से 1830 के मध्य सतनाम आंदोलन चलाकर ये नवजागरण के अभियान को व्यापक स्तर में बढ़ाया था। बल्कि राजा राम मोहन राय तो बाद में किया था। बाद में उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करके उन्होंने ब्रह्म समाज के माध्यम से नवजागरण को आगे बढ़ाया था। उनका नवजागरण शिक्षित मध्यम वर्ग तक सीमित था। उनका नवजागरण जो है विदेशी प्रभाव देखा जाता है और शिक्षित मध्यम वर्ग तक ही सीमित था। बाबा जी का नवजागरण जो है आम जनता तक, गरीब, मजदूर, खेतीहर और अनपढ़ लोगों के बीच, अशिक्षित लोगों के बीच में उनका नवजागरण का प्रचार हुआ था और उन्होंने इस तरह के आम जनता को के बीच जाकर देशभक्ति जागृत किया था और देशभक्ति जागृत करके उनमें स्वतंत्रता की बात को, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लोगों के मन में एक प्रकार आजादी की भावना भरा था। तो इस तरह से मैंने संत गुरु घासीदास बाबा जी को मैं भारत का प्रथम नवजागरण करने वाला महापुरुष मानता हूँ। क्यों? इसके बाद में जो नवजागरण हुआ है, बाद में हुआ है बंगाल का सन्यासी विद्रोह हुआ है और जो नरसिंह भगत का नवजागरण है या राजा राम मोहन राय का नवजागरण है, ये नवजागरण बाद का नवजागरण है। शुरुआत का नवजागरण जो है वो बाबा गुरु घासीदास ने किया था। इसलिए भारतीय नवजागरण का प्रथम पुरुष मैं संत गुरु घासीदास बाबा को मानता हूँ, जिन्होंने नवजागरण का सूत्रपात किया और सूत्रपात कर जिसका प्रभाव जो है अन्य क्षेत्रों में पड़ा, अन्य राज्यों में पड़ा, जिसको प्रेरित होकर अन्य स्थानों या अन्य जगहों के संत महात्माओं ने इस जागरण के अभियान को जो है आगे बढ़ाया। तो इस तरह से मैंने नवजागरण के क्षेत्र में बाबा जी का जो मूल्यांकन किया हूँ वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया हूँ और इसका समावेश मैं अपने साहित्य में दिया हूँ। अब आता है कि बाबा जी के देहावसान कहा जाए या निर्वाण कहा जाए। बाबा जी के संत गुरु घासीदास जी के बाबा जी के निर्वाण के पश्चात इस अभियान को, सतनाम आंदोलन की बीड़ा को, सतनाम आंदोलन के मुहिम को उनके सुपुत्र जो है बालक दास बाबा ने आगे बढ़ाया था और उन्होंने भी इस मुहिम को बड़ी शक्ति के साथ जो है उन्होंने आगे बढ़ाया था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बाबा गुरु बालक दास जी का जो है हत्या कर दी गई और उनके हत्या के पश्चात यह सतनाम आंदोलन का अभियान जो है वो स्थगित हुआ, काफी दिनों तक स्थगित रहा, थमा रहा और उन्होंने बालक दास गुरु ने अपने सतनाम आंदोलन के तहत भूमि मुक्ति आंदोलन चलाया। जो माल गुजार, जो गौटिया, जो बड़े बड़े सामंत लोग, जो छोटे छोटे किसानों के, छोटे छोटे खेतीहर लोगों के जो जमीन और जायदाद है उसको कब्जा कर लिए थे,
उससे कब्जा हटाने के लिए उन्होंने सतनाम आंदोलन के तहत भूमि मुक्ति आंदोलन चलाया था। और यही कारण है कि बालक दास बाबा जो है कोप भाजन बना, सामंतों का कोप भाजन बना। और कोप भाजन बनने के कारण उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। इसमें अंग्रेज लोग भी शामिल थे। अंग्रेजों ने तो गुरु बालक दास बाबा को तो उन्होंने सतनामियों का राजा होने का सनद प्रदान किया था, हाथी और तलवार भेंट किए थे। लेकिन अंग्रेज लोग भी भयभीत हो गए थे। भयभीत इसलिए हो गए थे कहीं बालक दास जी के नेतृत्व में जो है स्वतंत्र संग्राम सेनानी या सतनामी संगठित होकर कहीं अंग्रेजों के खिलाफ जो है बगावत न कर दे, विद्रोह न कर दे, इसलिए अंग्रेज लोग भी भयभीत हो गए थे। और इस तरह सामंतों अंग्रेजों के संयुक्त षड्यंत्र से बालक दास बाबा मारा गया। और मारा ही क्या गया, वो क्या है, शहादत हो गए। छत्तीसगढ़ के वीर नारायण सिंह के पश्चात छत्तीसगढ़ में शहादत होने वाले द्वितीय महापुरुष थे बालक दास जी। तो इस तरह सतनामियों का जो है योगदान है छत्तीसगढ़ के, ये प्रारंभिक चरण का योगदान है। अब जो शुरू होता है आगामी चरण के योगदान, जो शुरू होता है वो गुरु अगमदास, नयनदास महिलांग, रतिराम माधगुजार, महंत बिसौहाराम और जोरदास सोनवानी, मदन ठेठवार, ये जो व्यक्ति हैं जो समाज के उस समय अगुआ थे या मुखिया माने जाते थे, इन्होंने सतनाम आंदोलन के मुहिम को अपने हाथों में लिया। और हाथों में लेकर चाहे समाज सुधार की बात हो, चाहे धर्म सुधार की बात हो, चाहे जन चेतना की बात हो, चाहे और अन्य संदर्भों की बात हो, चाहे राष्ट्रीयता की बात हो या राष्ट्रीय आंदोलन की बात हो, इनको अपने नेतृत्व में संभालना शुरू किया। इस समय छत्तीसगढ़ अंचल में जो है अंग्रेजों ने ढाबाडी और करमंडी नामक बलौदा बाजार तहसील था उस समय, आपको जिला है, इस दोनों जगह में अंग्रेजों ने जयफर नामक मुसलमान को लाइसेंस देकर बूचर खाना संचालित कर रहे थे। तो महंत जो नयनदास महिलांग है अपने सामाजिकों के साथ जो है वो भ्रमण करने निकले थे। समाज के काम में ही निकले थे, सामाजिक काम में ही निकले थे। तो उन्होंने उस रास्ते से गुजरा तो उस बूचर खाने में सैकड़ों मवेशी काटते हुए उन्होंने देखा, खून की धार देखा, बहते हुए खून की धार देखा, मवेशी काटते हुए देखा। तो उनके मन में आत्मग्लानि उत्पन्न हुई और उन्होंने जाकर देखा कि इस बूचर खाने में, इस कसाई खाने में, एक पशुवधशाला में क्यों, किस लिए जो है हजारों की संख्या में मवेशी काटे जाते थे। तो इस मवेशी काटे जाने का मकसद ये था कि उस मवेशी को वहां काटे जाते थे और वहां से जो भाटापारा रेलवे स्टेशन से अंग्रेज फौजों के लिए, अंग्रेज सिपाहियों के लिए जो है गायों की मांस को भेजे जाते थे और आपूर्ति की जाती थी, मांस की आपूर्ति की जाती थी। इसका जो है असर बहुत गहराई से नयनदास महिलां पर पड़ा और उन्होंने समाज के लोगों को इकट्ठा करके उनको बताया कर उन्होंने कहा कि ये जो है पशु भक्षी अंग्रेज सरकार इस तरह से गौ हत्या कर रहे हैं। गौ हमारी माता है और इसका जो हत्या करके ये हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म पर आघात पहुंचा रहे हैं। ऐसा सोचकर सामाजिकों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के पश्चात इसके खिलाफ जन जागृति चलाया। उन्होंने जन जागृति किस प्रकार चलाया, वो उस समय बलौदा में पशु बाजार होता था, मवेशी बाजार होते थे, सारंगगढ़ में होते थे,
करही मेकरी के बाजार होते थे, और इस तरह से और एक दो जगह बाजार होते थे जहाँ पर किरवई मवेशियों को किरवई का बाजार। किरवई किरवई बाजार का थी, बाजार। किरवई बाजार। हाँ, तो इन बाजारों में ये लोग जाकर भ्रमण करते थे। भ्रमण करके वो लोग बोलते थे, नारा लगाते थे, आप आप लोग अंग्रेजों नर पशु भक्षी अंग्रेजों के हाथ में मवेशी मत बेचो। गाय हमारी माता है, बैल हमारे पिता के समान है, और बछड़े जो है हमारे पुत्र पुत्री के समान है। उन कसाईयों के हाथ मत बेचो, इससे नरक के भागी बनोगे। इस तरह से जो हस्तलिखित पर्चा बांटते थे, लोगों को बताते थे, कहते थे और समझाते थे। और इस तरह से कहने का मतलब धीरे धीरे जब लोगों में एक चेतना आई, समझदारी आई, तो अंग्रेजों के हाथों में मवेशियों को बेचना कम हुआ। और साथ ही साथ क्या हुआ कि 1914 से 1924 तक 1914 से 1924 तक जो है ये लोग जो है बाजारों में जाकर धरना प्रदर्शन करते थे, नारा लगाते थे। और एक समय ऐसा आया कि वो कसाई खाने के दोनों स्थान के कसाई खाने के सामने क्या है, हड़ताल में प्रदर्शन में बैठ गए और आह्वान किए, वहां काम करने वाले मजदूरों को आह्वान किए, अपील किए, विनम्र अपील किए कि इस कसाई खाना में काम करना बंद कर दो, इस कसाई खाना का बहिष्कार करो, इस कसाई खाना का को बंद करने में मदद करो। इस तरह वो अपील करने लगे, आग्रह करने लगे, और लोगों की भीड़ इकट्ठी होती थी, प्रदर्शन में बैठ जाते थे, हड़ताल में बैठ जाते थे। और इस तरह से क्या है 1914 से लेकर 1924 तक यह कार्य जो निरंतर जारी रहा। यहाँ पर एक नया दिशा, एक नया रूप देखने को मिला जब धमतरी तहसील के कंडेर नहर सत्याग्रह हुआ। कंडेर नहर सत्याग्रह धमतरी तहसील के जल सत्याग्रह शुरू हुआ। वहां के किसानों ने जो सत्याग्रह प्रारंभ किया, तो उसी समय 1920 में की करमंडी और ढाबाडी नामक में कसाई खाने के सामने जो है कि इन तरह गौ सेवकों ने जो है कसाई खाना बंद करो सत्याग्रह में बैठ गए। जब सत्याग्रह में बैठ गए तो वहां के मजदूरों ने वहां काम करना बंद किया, इन सत्याग्रहियों के साथ आकर शामिल हो गया। और उन्होंने शामिल होने के पश्चात अंततः पूर्णतः जो है 1924 में वो बुछड़खाना दोनों जगह का तोड़ दिया गया, और वहां के मजदूरों जो गरीब थे उन मजदूरों को अन्नदान दिया। वहां के पटेल ने, सुखलाल पटेल उसका नाम था, सुखलाल पटेल करमंडी के, उन्होंने उन मजदूरों को जीने खाने के लिए दान में दिया, जमीन दान में दिया, और वो लोग गुजर बसर करके जीने लगे। और 1924 में जब कानपुर का अधिवेशन हुआ, कानपुर का कांग्रेस अधिवेशन हुआ, तो इन सत्याग्रहियों को लेकर पंडित सुंदरलाल शर्मा ने वहां लेकर गए। जब वहां कानपुर अधिवेशन गए तो दयानंद सरस्वती, लाला लाजपत राय और शीर्ष स्तर के नेता जो वहां उपस्थित थे, उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की। और भूरी भूरी प्रशंसा करने के पश्चात वहां नैनदास महिलाओं को महाकौशल, मध्य प्रांत महाकौशल का गौरक्षक सपूत का उपाधि दिया गया। गुरु गोसाई अगमदास जी को समस्त सतनामियों को जो है जनेऊ संस्कार करने का राजनीतिक रूप से, राष्ट्रीय स्तर रूप से, उच्च मंच से जो है जनेऊ संस्कार से संस्कारित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया। कुछ समय के पश्चात जबलपुर के नर्मदा घाट में जो है उन महात्माओं ने, लाला लाजपत राय, दयानंद सरस्वती और जितने भी उस समय के जो गौ सेवक लोग हैं या गौ सेवा के संदर्भ में जो निर्णय लिए थे, उन जबलपुर के नर्मदा घाट में सतनामी समाज के लोगों का जो वहां गए थे, उपस्थित थे, उनका जनेऊ संस्कार से संस्कारित किया गया। और इस तरह से हिंदू समाज में उस जमाने में
राष्ट्रीय मंच में या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में सतनामी समाज का मान सम्मान बढ़ा, सतनामी समाज का जो गौरव बढ़ा। और इस तरह आजादी के आंदोलन में के जो प्रथम चरण है, उस प्रथम चरण में सतनामी समाज के लोगों ने गौ वध बंद आंदोलन चलाकर गौ धन की रक्षा किए, गौ संस्कृति की रक्षा किए और सतनामी समाज का जो है मान सम्मान को राष्ट्रीय स्तर में पहुंचाया। और पहुंचाने के कारण सतनामी समाज का गौरव बढ़ा और सतनामी समाज का गौरव में इतिहास छत्तीसगढ़ में बना। उधर उत्तर भारत में गौरवशाली इतिहास बना, वही गौरवशाली इतिहास छत्तीसगढ़ में गौ हत्या को बंद कराने के पश्चात बढ़ा। और इस तरह से गौ हत्या बंद कराने में मात्र केवल यदि किसी का योगदान है तो छत्तीसगढ़ के सतनामियों का योगदान है, जिसकी प्रशंसा पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया। और इसीलिए पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ के सतनामियों के साथ एक प्रकार के जो है एक समानता का, एक एकता का, एक जो भाईचारे का व्यवहार बनाकर अपने समाज के लोगों के बीच में उनका आना जाना, बैठना उठना का सिलसिला प्रारंभ करवाया। तो इस तरह से जो है ये छत्तीसगढ़ के में जो है पहले की शुरुआती योगदान है। और मैं चाहता हूं एक मीटिंग में जो और अन्य योगदान है, कार्य है, उनको बताने की कोशिश करूंगा, ऐसा सोचा हूं। इस संदर्भ में हमारे बहुत ही जानकार अनिल भाई बैठे हुए हैं, यदि कोई टिप्पणी करना चाहेंगे तो अनिल भाई जो है टिप्पणी करेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोमानी साहब। आज आपने ऐतिहासिक रूप से छत्तीसगढ़ के आजादी में सतनामियों को योगदान और गौ हत्या के संदर्भ में विस्तार से बातें कही है। मैं चाहूंगा कि अनिल भटपारी साहब काफी अनुभव रखते हैं और आपके बारे में भी जानकारी रखते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखेंगे। समय हमारा इतना विस्तार से आपने बातें रखी है कि पूरा समय इस एपिसोड में चला गया और अगले एपिसोड में फिर से हम आपकी इस चर्चा को लेके आएंगे। और चूंकि समाज के लिए ये महत्वपूर्ण विषय है, आज तक किसी भी मीडिया ने इस विषय को लेकर कभी कोई परिचर्चा नहीं की। मैं अनिल भटपारी साहब से चाहूंगा कि जो डॉक्टर सोमानी साहब ने बातें रखी है उस पर अपनी कोई बात जोड़ सकते हैं। जी, जय सतनाम आदरणीय, और पूरे मंच को भी मैं सतनाम अभिवादन कर रहा हूँ। अभी हम ऐसे व्याख्यान सुन रहे थे, सतनामियों के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, उनकी पूर्व पृष्ठिका और नवजागरण के संदेशवाहक गुरु घासीदास जी के प्रदेय के बारे में एक ऐसे इतिहासवेत्ता से हम सुन रहे थे जो काफी प्रतिष्ठित है। उनकी अपनी चर्चित किताबें हैं, कई स्थापनाएं हैं उनकी, और उस जमाने में उन्होंने अन्वेषण करके समाज के और सीनियर लोगों से पूछ करके उनके संस्मरणों के आधार पे और बहुत सारे एविडेंस के आधार पे डॉक्टर सोनवानी साहब ने अपनी किताबें और अपनी बातें तथ्यात्मक ढंग से रखे और हम सबका ज्ञानवर्धन कराया। इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि हम सब लोग इन्हीं के अनुसरण करके आगे बढ़े, से सुन के आगे बढ़े, और अभी भी सर से सुनते हैं तो अभिभूत होते हैं। कह रहे हैं कि आजादी की जो पृष्ठभूमि बनी है कि हमें आजादी चाहिए क्यों, या आजादी का मतलब क्या है। आजादी के मतलब को अगर कोई समझाने वाला या समझने वाला कोई है तो वो संतों की दिव्य दृष्टि ही होती है। अगर आपको सोना खिला दे, आपको सुविधाओं से लैस करा दे, लेकिन अगर कोई आपके ऊपर रूल कर रहा है, कोई शासन कर रहा है, तो वह गुलामी का सोना जो है वो व्यर्थ है, बनिस्बत स्वाभिमान की मिट्टी महत्वपूर्ण है। तो ये मिट्टी से जुड़े हुए पंथ है, मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक स्वाभिमान के लिए, आजादी के लिए जो बलिदानें दी है, उसमें सतनामी समाज
का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित। पूरे आप गजेटियर देख लीजिए, सबसे ज्यादा बलिदान देने वाले नामों में सतनामी समाज आता है, सबसे ज्यादा, हर समाज से ज्यादा। क्यों? वो कुछ लिखित ऐसे नाम हैं जिनको मिसलिशियस नहीं किए जा सकते, और कुछ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो छूट गए। अब ये मान के चलिए कि कम से कम हमारे पास 50 से ऊपर नेतृत्व के नाम एक ही समाज से, ऐसा दूसरे में बहुत कम मिलता है। और पूरे देश भर में, सॉरी सॉरी, पूरे प्रदेश भर में, चाहे बिलासपुर हो, रायपुर हो, राजनांदगांव हो, दुर्ग हो, भिलाई हो, आपके कौमकेरा राजिम का क्षेत्र हो, ये सब जगह हमारे सतनामी प्रोधियों ने जी जान से स्वतंत्रता वेदी में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दी। क्यों किए? क्या कारण रहा होगा? जबकि उनके साथ तो दोयाम दर्जे की नागरिक की तरह व्यवहार होते थे। लेकिन आजादी के लिए क्यों लड़े इन लोग? इसके पीछे एक ही कारण है कि एक सपना दिखाया गया कि आजादी मिलेगी, अपना राज होगा। तो हालात जो वर्तमान में है, हमारी सामाजिक व्यवस्था में जो हालात हमारी है, हो सकता है वो सुधर जाए। अंग्रेजों के जमाने में तो थोड़ा बहुत सुधार आ ही रहा था, शिक्षा से, या साथ साथ रेल यात्रा से, या और बहुत सारे सड़क से, या और बहुत सारे जो नवनिर्माण अंग्रेजों का चल रहा था, उसमें कुछ भला हो तो रहा था। लेकिन आजादी के दरमियान ऐसी बातें सामने आई कि हमारा तंत्र होगा, हम राजा रहेंगे, हम अपने ढंग से राजपाट चलाएंगे, सात समंदर पार से कोई हमारा शोषक सत्ता नहीं होगी। जब ये बातें आई तो सबसे पहले बढ़ के चढ़ के हिस्सा सतनामियों ने। और इनकी पृष्ठभूमि में बता दूं, आजादी की बात हम करते हैं तो वो छत्तीसगढ़ में गांधी जी के आगमन से शुरू होता है। लेकिन गांधी जी के आगमन से पहले की बात बता रहा हूं। गांधी जी के आगमन को कुछ लोग बोलते हैं कि 1920 से आया है, 1920 और फिर 25 फिर 30, 3 बार आए हैं बोलते हैं, कहीं कहीं 2 बार का जिक्र मिलता है। लेकिन मान ले जाए 1920 के बाद गांधी जी का आगमन हुआ भी है या आया भी है, तो उनके पीछे 3 कारण। सबसे पहला कारण मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, वो है 1915 का आंदोलन। 1915 में गो रक्षा आंदोलन, महंत नैनदास महिलांग सलोनी वाले, बलौदा बाजार के पास सलोनी में जमींदार रहा है, उनके बहुत बड़ी मिल्कियत रही है, उस गांव का संपन्न माल गुजार था। वो महंत नैनदास जी महिलांग जो अभी बता रहे थे, करमनडी ढाबा डी जो बूचड़ खाना था, उसको उजाड़ने के लिए अपने अनुयायियों के साथ वो लड़ पर्चे छपवाए। किरवई बाजार में, बलौदा बाजार में, करही मेकरी में, पलारी में मदन ठेठवार उनके साथी हुए, और बहुत सारे लोग जुड़े। ये कुछ नेतृत्व करने वालों का नाम है, लेकिन गांव गांव से जो हुजूम उनके साथ जुड़ा होगा, कल्पना कीजिए सब सतनामी ही रहे हों, वही लोग साथ दिए। तो उनकी उनकी लिस्टिंग नहीं हुआ है, इसलिए हमें संख्या कम लगती। लेकिन नेतृत्व करने वाले अगर 50 लोग हैं, उनके पीछे 100 लोग भी चले होंगे, तो इतनी बड़ी संख्या है हमारी जो आजादी के आंदोलन में भाग गए। तो 1915 में गोरक्षा आंदोलन। उसके बाद में दूसरा आंदोलन हुआ, वो है जंगल सत्याग्रह, सिहावा में और तमोरा में। तमोरा महासमुंद के पास गांव है, और रुद्री सिहावा में। ये जंगल सत्याग्रह क्यों है? इसके पीछे कारण है, जो गांव के आसपास रहते हैं उसको रम्य जंगल बोलते हैं, छोटी झाड़ी की जंगल। उस छोटी झाड़ी के जंगल में हमारा गोचारण होता है, गाय चराते हैं, वहां से जलाऊ लकड़ी लाते हैं, दातुन और औषधि युक्त चीजें लाते हैं, और गांव के इर्द गिर्द जो भाटा टिकरा होते हैं उसमें पूरा जंगल रहता है। तो उस जंगल को अंग्रेजों ने उजाड़ना और वहां पे रोपणी शुरू की, जिसको हम कहते हैं सागौन प्लांटेशन। अंग्रेजों ने लाया सागौन प्लांटेशन, क्योंकि सागौन वृक्षों में सोने की तरह महंगी है। और वो इन जो हमारी रम्य जंगल है, जो हमारे उपयोग की चीजें हैं, जहाँ पे, जहाँ दवा, जहाँ जड़ी बूटी, जहाँ आयुर्वेद की चीजें हैं, जहाँ नीम है, जहाँ बेल है, जहाँ करौंदे है, जहाँ पे तेंदू है, जहाँ पे चार है, जहाँ पे महुए का छोटे जंगल है, उन सबको उजाड़ के नष्ट करके वहां पे
प्लांटेशन का काम शुरू किया रुद्र सिहावा के आसपास और तमोरा में। तो जब प्लांटेशन शुरू हुआ तो किसानों की गायें वहां चरने जाती, तो उनको वो कांजी हाउस में बैठ देते थे। तो इसलिए एक आंदोलन किया, जंगल सत्याग्रह, कि नहीं, हमें जलाऊ लकड़ी लाने दे, हमारे गोचारण होने दे, हमें प्रतिबंधित ना करें, इनका एक आंदोलन। और दूसरा था माडमशिल्ली डैम से नहर लाया जा रहा था, कंडेल नहर सत्याग्रह। ये इसमें एक सत्याग्रह किए, बाबू बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी का नाम आता है मेघावालों का। तो ये सारे लोग उनके नेतृत्व किए। तो ये तीन चर्चाएं 1915 में से शुरू हुआ, 10 साल तक का आंदोलन था, गोरक्षा आंदोलन सतनामियों का। तो ये बहुत चर्चित था राष्ट्रीय स्तर पे। दूसरा चर्चित हुआ तमोरा जंगल सत्याग्रह, और इसके नायक थे बुढ़ान शाह, दयावती कंवर, कौनकेरा निवासी पंडित बिलाऊ दास कोसरिया जी, और भोरिंग के निवासी रामचरण जी, जो रामचरण जी नकुल देव ढीढ़ी के भी मार्गदर्शक और उनके सीनियर हैं वो। तो ये सारे लोग नेतृत्व किए थे उसका, तमोरा जंगल सत्याग्रह का। और उस जंगल सत्याग्रह में नकुल देव ढीढ़ी भी शामिल थे, जब उसकी आयु केवल 15 या 16 साल की थी। तो सतनामी लोग जंगल सत्याग्रह में भी रहे, गोरक्षा आंदोलन में भी। देखो, कहीं भी कोई मूवमेंट अगर कोई होता है, आज भी कोई नवीनता या कोई मूवमेंट शुरू होता है तो सतनामी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। क्यों लेते हैं? इसके पीछे कारण है कि सतनामी प्रवर्तनवादी सोच को लेके जीता है। वो नवीनता को अंगीकार करता है, प्रगतिशीलता को पसंद करता है। तो जो यथास्थितिवाद है, जो परिस्थितियां हैं, उनके ऊपर उनको यकीन नहीं होता। वो चाहता है कि जो आएगा वो बेहतर आए। तो बेहतर की चाह के लिए वो विभिन्न आंदोलनों में शामिल होता है। और इसीलिए छत्तीसगढ़ की जो स्वतंत्रता आंदोलन में सर्वाधिक अगर भाग लिया तो सतनामी, और इसमें 50 से ऊपर की लिस्टिंग है। और वो सबके अपने अपने प्रदेय है। और इतनी बड़ी कारण होने के बावजूद, इतने बड़े आंदोलन में भाग लेने के बावजूद, उनके साथ कैसे व्यवहार हुआ, या उनके आजादी मिलने के बाद उनके साथ क्या व्यवहार किए गए, इनका भी मैं एक चश्मदीद गवाह। चूंकि जी जी। फ्रीडम फाइटर परिवार से मेरा संबंध, मेरे मेरे दादाजी महंत नंदू नारायण भट्ट पहले, और दूसरा मेरे हमारे वो भी दादाजी है, मतलब मेरे यहाँ पिताजी की जो बुआ थी, उसका बेटा उसका बेटा कहें तो मेरे पिताजी के से बड़े थे, तो हमारे ताऊ जी लगेंगे। तो वो प्यारी लाल टंडन जी, जो देवगांव के रहने वाले, जुनवानी और देवगांव, उनको पेंशन मिलता था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनको पेंशन मिलता था। तो इन दोनों की संस्मरण और कहानी हम लोग बचपन में सुनते थे, कि आजादी के आंदोलन में कैसे भाग लिए, कैसे गाना गाते थे, कैसे जाते थे। और हम ही दो चार लोग नहीं थे, हम लोग के साथ पूरे गांव बस्ती के लोग जाते थे, ये कहा जी गया है। सबका जी। नाम जिक्र नहीं आता, जो नेतृत्व करता है उनका नाम सामने आता है। तो इस तरह से वो लोग कहे। और दूसरे, और भी देखा गया कि आजादी के आंदोलन में ऐसे छद्म नाम थे, जो पर प्रांतिक मूल के थे, जो कभी आजादी से मतलब नहीं है, उनको व्यापार करना है, उनको 2 नंबर का काम करना है, ऐसे लोग अंदर हो जाते थे। वो भी उस काल में जो शामिल हुए, वो भी छद्म स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, जो उनके फायदे ले रहे। उनके ऊपर मेरी एक सत्य कहानी, मैंने एक कहानी भी लिखा है संस्मरण के आधार पे, सुम्मत के सुकुआ करके। तो वो मेरे को बताए थे कि उस समय अफीम खाने की, अफीम बेचते थे। अफीम को नागिन बोलते थे, नागिन बना के टुकड़े टुकड़े में उसको काट के 5-7 लोग मिल के खाते थे। जैसे गांजा पीते हैं, तो वैसे अफीम खाने का रिवाज था उस जमाने में। तो अफीम बेचने वाले अफीमची आते थे मध्य प्रदेश तरफ से और कहीं कहीं से, तो वो लोग अंदर हो जाते थे जेल में, वो निरुद्ध हो जाते थे। तो ऐसे लोग जो है उस कालखंड में हुआ, तो डायरी में देखे गए, नाम लिखा गया, फ्रीडम फाइटर बन गए। ऐसे ऐसे टाइप के भी कुछ दस्तावेजों की कमी के कारण, कुछ जल जाने के कारण, या कुछ संस्मरण पे, या कुछ ऐसे कारणों से भी कुछ लोग बन चुके हैं। लेकिन जो रियल में सर्वस्व किए, अपना लुटाए, जेल भी गए, उन लोगों को, इन लोगों को पेंशन भी नहीं।
ऐसे नहीं मिलने वालों में जरवे गांव का एक पटेल जी थे, सरजू पटेल करके, वो मेरे दादाजी के भी मित्र थे। वो भी हम लोग को बताया करते थे, कभी कभी आना जाना होता था, मिलना होता था। क्योंकि मैं बचपन से थोड़ा खोजी प्रवृत्ति का था, कि बुजुर्गों से संगति करता था जी और पूछता था, तो उन लोग बताते थे अपने अपने संस्मरण। तो उन संस्मरणों के द्वारा भी मुझको कुछ 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 जानकारियां जी मिलती थी। और उन जी जानकारियों को कनेक्ट करके मैंने कहीं आलेख लिखा, कहीं कहानियां जी लिखी, और कहीं पीएचडी में मेरा भी वो एविडेंस के रूप में या संस्मरण के रूप में मैंने उनको जिक्र किया। तो ओवरऑल छत्तीसगढ़ की ग्रामीण क्षेत्र में पत्रकार जगत का और पढ़े लिखों की दृष्टि थी ही नहीं। वो कस्बाई क्षेत्र को जानते थे और वहीं जो जो चीजें हैं वो लिख दिए। लेकिन जमीनी स्तर पे काम जो होते थे वो गांव वाले लोग करते। अभी महात्मा गांधी जी आया था, आनंद वाचनालय के ठीक सामने उनकी सभा हुई कंकाली पारा रायपुर में। तो उस रायपुर की सभा में लोग बैलगाड़ी और दूर दूर से पैदल खाने पीने की चीज पकड़ करके शामिल, और उसमें ग्रामीण जनता ज्यादा था, शहर की जनता नहीं। क्योंकि शहर की जनता व्यापारी थी, और व्यापार में उस समय बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाते थे, केवल जीविका चलता था। छोटे छोटे तो व्यापारी थे। आज जो बड़े बड़े अरबपति खरबपति हैं उनके पुरखे देखना, उस समय जीरा धनिया प्याज ऐसे बेचा करते थे, नमक, छोटी छोटी, है ना। जी किसानों के ऊपर ही depend थे, कोई फैक्ट्रियां थी ही नहीं। किसान धान बेचते थे, और किसान के उत्पाद को उन लोग लेके रखते थे। हल्दी ज्यादा हो गया बेच दिए, वो लोग सुखा के बोरी में रखे, धान की जगह हल्दी बेच रहे हैं, लहसुन बेच रहे हैं। तो इस टाइप के कास्टिक सोडा बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, कहीं कपड़े हैं बुनकरों का, मिल तो थे ही नहीं, बुनकर के कपड़ा को ले लेते थे, रख लेते थे, कुछ पैसे फंसा के और ब्याज में बेच देते थे। तो इस टाइप की कारोबार करते थे वो लोग। लेकिन पूरी व्यवस्था थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। हमारे गांव से बैलगाड़ी की रेला जाता था, गिरौद क्या बोलते हैं, यहाँ रायपुर। तो उसमें बोलते थे कि उसमें धान भी बेचने जाते थे, उनके साथ साथ घी की हंडियां जाती, घी घी भरे। क्योंकि घी के कारोबार क्यों, क्योंकि महानदी कछार गांव है हमारा, तो हर घर भैंस पाले जाते थे, मेरे घर भी भैंस था, हम हर घर भैंस थे। तो भैंस से घी इकट्ठा करते थे, और घी इकट्ठा करके बैलगाड़ी में लाद के उसको बेचने रायपुर जाते। और रायपुर का मार्ग क्या था, यही बारह डेरा, बारह डेरा में भी रात रुकते थे। जहाँ बारह डेरा आज मेला लगता है, उस तालाब के पार में पूरा गढ़ा रुकते थे, और फिर आगे बढ़ते थे। तो इस तरह से मंडी में बेचना, रायपुर में घी बेच देना, चावल बेचना, उनके बाद में वहां से नमक लाना, वहां से खाने की सोडा लाना, है ना, कुछ कपड़े खरीद लेना, ये व्यवस्था थी उस समय की कृषि जी उत्पाद के काम थे। अब इसमें जो छोटे छोटे व्यापारी थे वो क्रांतिकारी कैसे हो जाएंगे, संभव ही नहीं है, जी क्योंकि उनकी हालत तो लाभ ही जी कमाना था। असल जी में क्रांति का काम, असल में फ्रीडम का काम जो करने वाले लोग थे अपेक्षाकृत गांवों से, और गांव के लोगों का नेतृत्व तो भले चंद लोग वहां किए, लेकिन जी आजकल जितने भी देखेंगे तो उन्हीं लोगों का नाम आता है, और जो रियल में अपना सर्वस्व लुटाए हैं उनके कोई जिक्र नहीं। फ्रीडम फाइटर की जी लिस्टिंग में आप देखोगे तो शेखवा नाम मिलेगा, लाल दास नाम मिलेगा, है ना, डेरहा लिखेगा, लेकिन उसके साथ न सतनामी लिखा है न उनके गोत्र लिखा है। तो आइडेंटिफाई नहीं होता कुछ नाम ऐसा है। तो जी वो, भतवारी साहब, हमारा समय भी कंप्लीट हो चुका है जी। जी जी जी, तो मेरा हेलो कहने का अर्थ हेलो है, मैं समेटना हेलो चाहूंगा। जी जी हेलो जी, मैं, भरतपुरी जी। हेलो जी जी जी, हेलो। हाँ वो हाँ सुन रहा हूँ आदरणीय। हाँ, वो बिलासपुर जिला जेल से जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो पत्रिका छपी है ना, हाँ हाँ हाँ, और मध्य प्रदेश शासन के समय में जो मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सैनिक जो बुक छपी है, जी जी, उसमें सतनामी लिखा है। हाँ कहीं कहीं है, कहीं कहीं सतनामी शब्द लिखा है, लेकिन हर में नहीं है, हाँ और उसका आइडेंटिफाई नहीं होता। जैसे एक है रेगुहू सतनामी, वो 1857 की कुछ साल की ही बात की है। बोदल गांडा है, बिंदु कुम्हार है, ऐसे लोगों का जिक्र ही नहीं होता।
कौंदकेरा वाले मिलवदास पंडित का कोई नाम ही नहीं लेते, जबकि सुंदरलाल शर्मा को सतनाम पंथ की बारीकियों को अवगत कराया तो पंडित मिलवदास, उनके साथ उनकी हाँ मितानी थी। नहीं तो सुंदरलाल शर्मा सतनामियों से क्यों प्रभावित होते? वो तो जानता नहीं था, राजिम का रहने वाला। लेकिन हाँ, तो वही कह रहा उसको हूँ मैं। बिलासपुर बिलासपुर जिला से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पत्रिका छपी है ना। जी जी और मध्य प्रदेश शासन का जो स्वतंत्रता संग्राम सैनिक है, इंदिरा इंदिरा गांधी के समय में जो किताब छपी है, उसमें जी जी। सतनामी शब्द लिखा हुआ है। जो नहीं लालदास वो वगैरह जो। नहीं वो तो है, कहीं कहीं मैं मान हाँ रहा हूँ, कुछ कुछ जगह पे लिखी हुई है, लेकिन बहुत जगह हाँ लिखा ही नहीं गया है। कई जगह जी रायपुर में आप जी देखेंगे तो नहीं मिलेगा। जी, बहरहाल आप दोनों तो मेहमानों का मैं जी जी। बहुत तो जी तो मैं समेटना चाहूंगा, तो कहने का अर्थ जी ये है कि स्वतंत्रता आंदोलन में सतनामी बढ़ चढ़ के भाग लिए, लेकिन उनकी मूल्यांकन आज तक सही ढंग से नहीं किया गया, और ये समझा गया कि ये सतनामी लोग हैं। आज भी सतनामियों के प्रति दोयम दर्जे की सोच और व्यवहार लोग रखते हैं। तो कल्पना कीजिए कि 75 साल में, इन 75 साल में वो फ्रीडम फाइटर के लोगों को भी कोई फायदा नहीं मिल पाया जैसा मिलना चाहिए। उनके योगदान को कभी स्मृत नहीं किए गए, और किए गए जी तो दो चार नाम, या तो सतनाम पंथ की अगर जानकारी है तो गुरु घासीदास बाबा जी, और ज्यादा से ज्यादा मिनी माता जी। ये दो दो महापुरुष के सिवा बाकी हमारे महापुरुषों को लोग अन्य जानते तक नहीं, समझना नहीं जानते। जबकि जी जेल यात्री अगर हम छत्तीसगढ़, पृथक छत्तीसगढ़ के लिए अगर करते हैं, तो वो नकुल देव ढीढ़ी जी है। उनके साथ 11 आदमी जेल यात्री किए। मेरे गांव का 3 लोग, जिसमें मेरे ताऊ जी 2 लोग थे, किशन लाल भतपहरी और चंद्रबली भतपहरी। ये दोनों उनके भांजा थे। मेरे जी पिताजी खुद नकुल देव ढीढ़ी लोग के भांजा लगते हैं। तो उनके अपने मामा के नेतृत्व में इन लोग काम किया करते थे। तो ये लोग जब जेल अंदर गए हैं, क्या क्या सामान मिला है ये जब्त है, टार्च है, डायरी है, पेन है, लिखा गया है उसमें फुटनोट में, लेकिन कोई पूछ परख नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि सतनामी लोग तो आजादी के आंदोलन में कहें या किसी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन उनके मूल्यांकन अन्यान कारणों से नहीं हुआ। हमारे लेखक, हमारे साहित्यकार लिख नहीं पाए सही टाइम में। अब हमने शुरू किया है, और ऐसा उम्मीद हम कर सकते हैं कि आने वाले समय में इस समाज की प्रतिभाओं को, इस समाज के महापुरुषों को, इस समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपेक्षित मान सम्मान मिलेगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। और मैं अपनी बात यही विराम कर, जय सतनाम। आप लोग मौका दिए कहने बहुत के बहुत लिए। शुक्रिया डॉक्टर सतनामी अनिल समाज भतपरी साहब। सतनामी समाज बहुत जी प्रतापी समाज है। केवल धर्म के मामले में नहीं, सामाजिक मूवमेंट में, सांस्कृतिक आंदोलनों में, हर नवाचार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला यह समुदाय है। भले उनको नेतृत्व करने का अवसर मिले ना मिले, जी इनकी वो परवाह नहीं करता, जी सामने जरूर आता है। जी। जी, बहुत शुक्रिया आइए। आप दोनों मेहमानों का। आज की सतनामी समाज की और छत्तीसगढ़ के गौरवशाली सतनामी समाज के इतिहास के परिचर्चा पर, महत्वपूर्ण विषय पर आपने बहुत सुंदर विचार रखे। हमारे दर्शकों को लगता है कि हमारी ये ऐतिहासिक जानकारी, आप लोगों के जो विचार है वो लोगों को जरूर पसंद आएंगे। मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि आज की जो ऐतिहासिक जो परिचर्चा है वो आप लोगों को अगर पसंद आई तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, और अगले एपिसोड में फिर हम इस विषय को आगे लेके जाएंगे। तब तक के लिए मैं आप दोनों मेहमानों का विशेष धन्यवाद करता हूं, डॉक्टर सोनवानी साहब का और भट्टपारी साहब का, और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी का, जसवीर भाटिया साहब का बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल करता हूँ। आभार प्रकट करते शुक्रिया, हैं कि इस तरह के बहुत शुक्रिया। जी माहौल उपलब्ध कराते हैं, वो बातचीत करने का अवसर प्रदान कराते हैं। जी, शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।